हमारा 5वां थिएटर फेस्टिवल, ट्राई सिटी थिएटर फेस्टिवल चल रहा है और आज इस थिएटर फेस्टिवल का दूसरा दिन। इस नाटक के कथानक के विषय में मुझे बहुत कुछ बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। धर्म और धन के बीच का संघर्ष है, सदियों से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो इससे पहले कि मैं और कुछ आपके बीच में बोलूं, मैं चाहता हूं कि हम मंच पर आज के नाटक को प्रारंभ करते हैं। सभा में उपस्थित सरकार, साहूकार, भगवान लोग और प्रजा पूरी को हमारा सादर नमस्कार। ये नाटक मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दारोगा पर आधारित है। ग्राम लमही उत्तर प्रदेश के निवासी मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के एक सिद्धहस्त रचनाकार रहे। वैसे तो ये कहानी लगभग 100 साल पुरानी है, लेकिन इसकी धार आज भी उतनी ही तेज है, चोक है। रामायण में धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, महाभारत को भी धर्म युद्ध कहा जाता है, लेकिन इस कहानी में धर्म और धन की लड़ाई है। आप सब सुधीजन के सामने ये कलाकार और आप सब साक्षी रहेंगे इस बात के कि बात जितनी सीधी दिखती है उतनी सीधी है नहीं। अरे संभली संभली नायक जी, संभली। अरे बाबू, हम कौन डगमगा रहे हैं जो संभले? हाँ अच्छा, हाँ? हमार बीच में काता हुआ था, काते हुआ था कि कहानी में जो कुछ भी है वही कहेंगे, ना कि अपनी बुद्धि दौड़ावेंगे। अरे बाबू, अब बुद्धि रहेगा तो दौड़वे ही करेगा ना। ये बात। तो देखिए सुधीजन, मुंशी वंशीधर रहे दारोगा, दारोगा एकदम कड़क कड़क, ईमान के पक्का पक्का, हिम्मती इतना कि अपने ही इलाका के जमींदार को नमक चोरी करते हुए पकड़ लिया धपाक से। धपाक से। जमींदार दरोगा बाबू को कितना रिश्वत देने का कोशिश किए, लेकिन दरोगा बाबू टस से मस न हुए। दरोगा बाबू सरकारी मुलाजिम, फिर भी सरकार उनको नौकरी से निकाल दिया। जमींदार चोर, फिर भी अदालत उनको बाइज्जत बरी कर दिया। और जब वही जमींदार दरोगा जी के यहाँ नौकरी का प्रस्ताव लेकर गया तो दरोगा जी सरसरा के वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिए। एक मिनट, आप अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं और ये जो जनता है वो मूर्ख चपाट है क्या? अरे नहीं मूल गायन जी, हाँ? सारे सुधीजन लोग तो सामने बैठे हैं, हाँ। हम तो थोड़ा ऐसे ही हैं। तो ज्यादा चपड़ मत कीजिए, नाटक शुरू कीजिए। हाँ, तो माँ शारदे का आरती गाइए, नाटक शुरू कीजिए। हे बंधुजन, स्वर दीजिए ना। अरे हे सुनिए असीस हमारी ए नगरवासी, सुनिए असीस हमारी ए नगरवासी। सिंघल द्वीप की मैं कन्या हूँ, सिंघल द्वीप की मैं कन्या हूँ। सरस्वती नाम हमारी ए नगरवासी, सुनिए असीस हमारी ए नगरवासी, सुनिए असीस हमारी ए नगरवासी। जो तुम चाहो लीला करन को, जो तुम चाहो लीला करन को, रक्षा करी जाऊं ए नगरवासी, सुनिए असीस हमारी ए नगरवासी, सुनिए असीस हमारी ए नगरवासी। विनती हमारी सुनिए जगदम्बे शारदा, चरणों की तेरी आस है महारानी शारदा। इतनी सभा के बीच में मन में है लालसा, नाटक करूं नमक का दारोगा, गुणवाद शारदा।
साहिबान, ये बात है उस समय का जब हिंदुस्तान में नमक का नया नया कानून बना। आहो सरकार ने नमक खाने पे लगा दिया टैक्स। आहो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भी रहा नमक खाने पे टैक्स। आहो मुगल काल में भी रहा नमक खाने पे टैक्स। हिंदुओं को 5%, मुसलमानों को 2.5%। फिर आई अंग्रेजन की सरकार और मलंगई हो गए सभ्य का। आहो पर ये मलंगी कौन रहे भाई? उड़ीसा के समुद्री तट पे रहे एगो जनजाति, नमक के विशाल भंडार पर रहे जिनकर खाती। आहो फिर क्या हुआ? फिर अंग्रेजन ने देखा ये जनजाति है बुच्चड़ गवार और मुफ्त में नमक खाए ये सारा संसार। आहो फिर अंग्रेजों ने अपना घोड़ा दौड़ाया, फिर तोप चलाया, फिर और नमक पे कर दिया संपूर्ण दाव। ऐलान किया जाता है कि आज के बाद नमक पर होगा अंग्रेजी कंपनी का अधिकार। इसे छूना होगा कानूनी अपराध। सरकार करार करेगी शाहूकार से और जनता नमक खरीदेगी साहूकार से। ले लो नमक, नमक ले लो नमक, नमक ले लो नमक। ए भैया, का भाव दिया नमक? लीजिए बाबू, लिवरपूल का बना हुआ एकदम छलछलाता हुआ 2 रुपया का एक सेर, 7.5% टैक्स लगाकर 2.25 रुपए का पड़ा। बोलिए बाबूजी कितना तोल दे? ए बाबूजी कहा? ए भैया, एक तो तुम हमें बाबूजी मत कहो, हम ठहरे किसान। हमारी साल भर की आमदन रही 35 रुपया और महीने की औसतन 2.25-3 रुपया। अभी तुम्हारा 2.25 रुपए शेर नमक खाई है तो बाकी गृहस्थी कैसे चली है? दुनिया में कोनो कर्म धर्म नहीं बचा है का लूट मचा रखी है। हाँ। ओ रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो ओ रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो। कैसन परनवा रामा कैसन सपनवा हो, कैसन परनवा रामा कैसन सपनवा हो। छल बल से लुटला तूता सगरी जहनवा हो। छल बल से लुटला दूता सगरी जहनवा हो। चुटकी नमकिया खाते जियते मुआइला हो। चुटकी नमकिया खाते जिए दे मुआइला हो। कौने करमवा तू मानुस कहैला हो। कौने करमवा तू मानुस कहैला हो। ओ रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो ओ रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो। तो इस तरह से सरकार ने नमक पे टैक्स लगाकर 6,57,07,500 पाउंड का सालाना रेवेन्यू कलेक्ट किया। सरकार का दिल जब इससे भी नहीं भरा तो टैक्स में इजाफा करके रेवेन्यू को 7 करोड़ पाउंड तक पहुंचाया। सरकार के इतने बड़े कारोबार में जमींदारों और साहूकारों की अहम भूमिका थी। सरकार ने नमक पर एक अधिकार कायम किया और बड़े बड़े जमींदारों और साहूकारों को नमक के व्यापार के लाइसेंस बेचे। सरकार की ऐसी व्यवस्था से नमक की कालाबाजारी शुरू हुई और इस कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने नमक का एक विभाग बनाया। बंगाल से उड़ीसा होते हुए मद्रास तक जगह जगह कस्टम चेक पोस्ट बनाए और इस पोस्ट पर एक दारोगा को नियुक्त किया। अब जाहिर सी बात है सरकार की ऐसी व्यवस्था से अधिकारियों की पवारा थी। कोई घूस से काम निकालता था और कोई चालाकी से। पटवारीगिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़ छोड़ के लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी लपलपाता था। ये वो समय था
जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। फारसीदार लोग प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस की कविताएं पढ़ के सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त कर लैला मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को नल नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बात समझते हुए रोजगार पाने की लाइन में खड़े थे। माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। बंसी, बंसी। जी बाबूजी। बंसी जी। देखना तो ये घड़ी फिर से खराब पड़ गई। लाइए। चल तो रही है बाबूजी। बाबूजी। हाँ चल तो रही है। दिखाओ। अरे हाँ चल तो रही है। कल रात भर कहाँ थे तुम? बताया तो था आपको कि कल रात खान साहब का मुशायरा था। लखनऊ से बड़े शायर तशरीफ लाए थे। करते क्या हैं तुम्हारे ये बड़े शायर साहब? हाँ, क्या मतलब क्या करते हैं? शायर हैं, उर्दू की पत्रिका चलाते हैं, जन जागरण का काम करते हैं। बेकार में समय बर्बाद करते रहते हो बस। समय बर्बाद करते हैं। हाँ तो ये समय की बर्बादी नहीं है तो और क्या है? अरे क्या समय की बर्बादी है? कितने पढ़े लिखे और विद्वान लोग आते हैं वहां पर, और हाँ बड़े बड़े अफसर भी। हाँ तो पहले आप भी कोई अफसर बन के दिखाइए, फिर जो मर्जी कीजिएगा। बाबूजी, आपका मफलर कहाँ है? चाहिए था। वो रखा है सामने। अब कहाँ जा रहे हो तुम? वो शायर साहब वापस लखनऊ के लिए रवाना हो रहे हैं। बस ये वीरा गीत का पुराना संग्रह उन्हें देकर आया, बस दुआ सलाम करके आया। क्या क्या क्या? वीरा गीत देखे आया। मतलब प्रेमी प्रेमिकाओं के बिछुड़ने के दर्द का गीत देखे आया। ठीक है, वापसी में चौबे जी से मिल लेना एक बार। कौन? वो वकील? हाँ। उससे क्या काम पड़ गया आपको? अरे भाई तुम्हारे बारे में बात की थी मैंने उनसे। वो कह रहे थे कि कुछ पैसे ले देकर कहीं पेशकार की नौकरी पक्की करवा देंगे। पेशकार? हाँ। समय मिलेगा तो चला जाऊंगा। अरे मुंशी जी घर है। राम खिलावन आ जाओ भाई। बंसी, वो जरा दूध के हिसाब वाली कॉपी तो लाना। बाबूजी देरी हो रही है। अरे चले जाना भाई। और सुनाओ राम खिलावन, घर परिवार कैसा है तुम्हारा? एकदम बढ़िया। अच्छा है। ये लीजिए। हाँ रुको बंसी। देखो भाई राम खिलावन, 3 दिन के पैसे हम तुम्हें नहीं देंगे। क्यों? क्या हुआ? अरे उस दिन तुम्हारा दूध फट गया था। अरे रे 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 रे, हम तो देकर गए थे। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं देकर गए थे, लेकिन उस दिन दूध फट गया था भाई। ओहो, का है ना, वो बर्तन में खट्टा वट्टा लग जाए तो दूध फट जाता है। हाँ, अब तुम हमें बर्तन साफ करना सिखाओगे। हर रोज तुम्हारा दूध उस बर्तन में लेते हैं, उसे उबालते हैं और अपने हाथों से उस बर्तन को साफ करते हैं। उस दिन का एक भी पैसा हम तुम्हें नहीं देंगे, पहले कह देते हैं। हाँ देख लीजिए क्या करना है। हाँ देख रहे हैं भाई। बंसी जी। देखो ये 16 और ये 26 इस दिन तो आया ही नहीं था। जोड़ो तो कुल कितना हुआ? जी। हाँ। और सुनाओ राम खिलावन। हाँ सच, क्या नाम है तुम्हारे वो छोटे लड़के का? कमेसर। वो आजकल क्या करता है भाई? छोटे लड़के का नाम है धनेसर, माध्यमिक विद्यालय में मास्टर हुआ है। और बड़े लड़के का नाम है कमेसर, कोर्ट में पेशकार है। भाई वाह, नंबर 1 कुर्सी पकड़ी है। अब ऊपर की 3-4 रुपए की आमदनी तो पक्की है। तुम्हें भी कुछ घर पे पैसे वैसे भेजता है कि नहीं? अरे भेजता है ना, और शहर में मकान बना रहा है। भाई नौकरी हो तो दुधारू गाय जैसी। बिल्कुल ठीक कहते हैं मुंशी जी। जब 2 रुपए जेब में होता है ना तो पावर बुझाता है। ये लीजिए बाबूजी। हाँ पूरे 7 रुपए हुआ। हाँ बंसी जी। वो अलमारी में रखे हैं, लाकर दे दो इसे। अरे बाबूजी देरी हो रही है मुझे। अरे चले जाना भाई, 2 मिनट लगेगा। और वापसी में मेरी तेल की शीशी भी ले आना, बालों में लगा लूंगा। भाई राम खिलावन, अब तुम ये दूध बेचना तो छोड़ो
और कुर्सी लगाकर ठाट से बैठो दरवाजे में। क्या बात कर रहे हैं मुंशी जी, यूं घर में खाली बैठे रहेंगे खामा खामे दिन कट्टू ना हो जाएंगे। यूं काम वाम करते रहते हैं तो शरीर में तंदुरुस्ती रहता है। ये भी है भाई। मुंशी जी, हाँ, अगला महीना से 4 आना बढ़ाना होगा। काहे भाई, काहे बढ़ाना होगा? अरे महंगाई इतना हो गया है, गुंजाइश नहीं होता। अच्छा भाई, बढ़ा लेना 3-4 महीने के बाद। ना, सबका बढ़ाया है, आपका भी बढ़ा देंगे। लेकिन 2 पैसे का लिहाज। ना, 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 ना। अरे राम खिलावन, सुनो तो सही। अरे एक नंबर का हरामखोर है ये। हाँ, तो अब आप क्यों अपना खून जला रहे हैं? हाँ, तुम्हें तो मेरी सारी बातें बेकार लगती हैं, लेकिन इसको तो 1 पैसे का लिहाज नहीं है। हाँ, तो आदमी तो पैसे के लिए तो काम करता है। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि ना कमाए, कमाए। अब परसों की बात ले लो, मैं मंदिर वाली गली से गुजर रहा था, इसका बच्चा बीमार था, ये वैद्य जी को दिखा रहा था, तो मुझे देखते ही लगा गिड़गिड़ाने। तो मेरे कहने पर वैद्य जी ने इसके 4 पैसे कम ही किए ना। हाँ, तो अच्छा किया ना। समाज में भी तो ऐसा ही होता है कि एक दूसरे की मदद करना। हाँ, लेकिन वैसी मदद करने वाला समाज में मुझे तो आज तक कोई नहीं मिला। भगवान भी यही कहता है, कर्म कर, फल की चिंता ना कर। बस ये सारा कर्म धर्म फल मेरे सिर पर लाद दो। इस छुट्टे को तो 1 पैसे का लिहाज नहीं है। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। तुलसीदास कहे इतराई, तुलसीदास कहे इतराई, समरथ के ना दोष गोसाई। समरथ के ना दोष गोसाई। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, भाई संतन की भीड़। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक लगावे रघुवीर, और तिलक लगावे रघुवीर, और तिलक लगावे रघुवीर। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। समाज में धर्म सदा बलवान हो। राम राम मुंशी जी। राम राम मलिक जी, राम राम। रामनवमी का चंदा हाँ भाई, अभी देता हूँ। कितना दे रहे हैं? 1.25 रुपया। ओ 1.25 रुपया, फिर तो हो गई आपके इन 1.25 रुपए में धर्म की रक्षा। मुंशी जी सच बताएं, अब हमारा ना इस धर्म कर्म पे से विश्वास उठता जा रहा है। कहाँ हुआ? का होना क्या है? सुबह मंदिर में पूजा से लेकर ब्राह्मणों के भोज तक, विदाई से लेकर राम सीता के श्रृंगार तक, इतना खर्चा। लेकिन मलिक जी, ये इतने लोग भी तो हैं। मुंशी जी खर्चा भी तो बहुत है। इस बार कलाकारों पे ही इतना खर्चा करना पड़ा। कलाकारों के रहने सहने का, खाने पीने का उत्तम व्यवस्था करना पड़ता है। और आखिर करे भी क्यों ना, कलाकार इतनी मेहनत जो करता है। और इस बार तो मुंशी जी हमारी रामलीला बारूद है, बारूद। ए चला संवाद सुनाओ। कर लेंगे यदि छोकरे हर एक काम को, तो कौन जानेगा दुनिया में रावण के नाम को। 9 शीश पहले काटे, 10वां बलि चढ़ाया था। कल कैश शिव शंकर की भक्ति वरदान ये मैंने पाया था। बोले क्या मैं पुत्र हूँ, अंगद मेरा नाम है। जो मेरा इस पाँव को हिला दे, सीता मैया उसके नाम है। कड़ गया खंभ हमारा, कड़ गया खंभ हमारा, हिम्मत होए तो यार उठाड़ो, अंगद बीच सभा में धारो। बोले राम जी की जय, बोलो राम जी की जय, बोलो राम जी की जय,
ये लो मेरी तरफ से 2.5 रुपए। अरे मुंशी जी, फिर वही बात। अरे अगर आप ही 2-4 रुपए के पीछे किचकिच कीजिएगा तो समाज में धर्म बचेगा कि जाएगा? बचेगा। कम से कम 5 रुपए दीजिए। मलिक जी 5 रुपए तो कुछ ज्यादा। समंदर पार में आकाश मार्ग से आया हूँ, रावण तेरी लंका को मैं मिट्टी में मिलाने आया हूँ। हनुमान जी, पगलाइट हो। मुंशी जी कम से कम 5 रुपए। अच्छा भाई ठीक है, ये लो मेरी तरफ से पूरे 5 रुपए। मुंशी जी की मुंशी जी का परिवार सुख समृद्धि से भरा रहे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम सिया राम। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, उसमें से निकली चिंगारी को मेघनाद कहते हैं। बाबूजी, बाबूजी लखनऊ जा रहा हूँ। लखनऊ? जी। अचानक? वो जो शायर साहब आए थे लखनऊ से, उन्होंने कहा है कि फौरन लखनऊ आ जाओ। क्यों? उन्होंने कहा है कि मेरी नौकरी की बात करेंगे वो। सच में? जी। जय श्री राम, जय श्री राम। कब निकलना होगा? कब क्या बाबूजी? अभी। अभी? जी। तुम जल्दी से सामान बांध लो अपना। जी। हाँ। बंसी। जी बाबूजी। कुछ पता लगा किस विभाग में? बाबूजी बड़ी ऊंची जान पहचान है उनकी, कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अच्छा ठीक है, ये लो छाता। जी। और हाँ बंसी रुको। जी बाबूजी। ये लो, ये कुछ रुपए रख लो रास्ते में खर्च के लिए। जी बाबूजी। बंसी। जी बाबूजी। कहिए बाबूजी। अरे बाबूजी, बाबूजी। बंसी, अब तुम ही इस घर के मालिक मुख्तार हो। घर की दुर्दशा तो तुम देख ही रहे हो, कर्जे के बोझ के तले दबे हुए हैं। लड़कियां हैं कि घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, और मैं भी तो अब बूढ़ा हो चला हूं, क्या मालूम कब टपक जाऊं। बाबूजी। बंसी, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये तो पीर का मजार होता है। नजर हमेशा चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। भाई कोई ऐसा काम ढूंढना जिसमें ऊपर की आमदनी हो। अब मासिक वेतन तो पूर्णमासी की चांद की तरह होता है, जो महीने में एक बार दिखाई देता है और फिर घटते घटते एक दिन लुप्त हो जाता है। और ऊपर की आय बहता हुआ स्रोत होता है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। अब वेतन मनुष्य देता है, जिसमें वृद्धि नहीं होती, लेकिन ऊपर की आय ईश्वर देता है, जिसमें बरकत ही बरकत होती है। अब तुम्हें क्या समझाऊं, तुम तो स्वयं ही विद्वान हो। भाई गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन। मेरी इन बातों को निगाहों में बांध लो, मेरी जिंदगी भर की कमाई है ये। होली के
बाबूजी के असिसवा बिटुआ जाता घर से, ओ लेके बाबूजी के असिसवा बिटुआ जाता घर से, ओ लेके बाबूजी के असिसवा बिटुआ जाता घर से। गोड़वा में जूता डाले सिरवा पे छाता ताने, गोड़वा में जूता डाले सिरवा पे छाता ताने। चल ले विदेश बाबू, चल ले विदेश बाबू, कनवा पे पेटी टांगे। चल ले विदेश बाबू, कनवा पे पेटी टांगे, कनवा पे पेटी टांगे, कनवा पे पेटी टांगे। आस की डोरी थामे निकले, नैनन को सपनों से सजवले। बाबूजी के बतिया माई के असुआ, कहने के भेजब हम जल्दी सनिसवा। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। हमारे वंशीधर अच्छे पुत्र थे, सारी बातें ध्यान से सुनी और फिर तब घर से चल पड़े। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपना पथ प्रदर्शक और आत्मलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे, जाते ही जाते नवक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आएगा तो कोई ठिकाना ही ना था। वृद्ध मुंशी जी को जब ये सुख संवाद मिला तो वे खुशी से फूले न समाए। बाबूजी के मन हवा उड़ पूरवैया, बाबूजी के मन हवा उड़ पूरवैया। पूछा न हर्ष के छोर, पूछा न हर्ष के छोर। बतिया करन को शब्द न पावे, बतिया करन को शब्द न पावे। मनवा मायूर भया उड़ उड़ जावे, मनवा मायूर भया उड़ उड़ जावे। मुहुआ उभर आवे चंदा सूरजवा, मुहुआ उभर आवे चंदा सूरजवा। अखिया में रही रही आंसू आवे, अखिया में रही रही आंसू आवे, आंसू आवे, आंसू आवे, आंसू आवे। बाबूजी के मनवा उड़े पुरवैया, बाबूजी के मनवा उड़े पुरवैया। पूछा न हर्ष के छोर, पूछा न हर्ष के छोर, पूछा न हर्ष के छोर। आइए सर जी, आइए आइए सर जी, आइए। और सर जी, सफर कैसा रहा आपका? एकदम बढ़िया। और रात कमरे में कोई दिक्कत तो नहीं हुई सर जी? नहीं नहीं, एकदम बढ़िया व्यवस्था थी। बहुत बहुत शुक्रिया। सर जी ये लीजिए, हमने पूरे 1 महीने का हिसाब किताब इसमें लिख दिया है जी। क्या है ये? ये जो हम लोग चुग्गी काटते हैं ना, उसकी सारा हिसाब किताब है जी। बदलू सिंह जी, जी ये किस तरह की रसीद है? अरे सर, जो हम चुग्गी वसूलते हैं ना, उसकी रसीद होगी। एक बात बताइए जी किसी महीने में कम चुंगी और किसी महीने में ज्यादा, ऐसा क्यों? सर जी, और कभी कभी कम गाड़ी आती है जी, कभी कभी ज्यादा आ जाती है, ऊपर नीचे होता रहता है जी। बहुत बढ़िया जी
बहुत बढ़िया काम किया है। और बताइए, किसी तरह की कोई परेशानी? सर जी ये देखिए सरकार का पत्र आया है। क्या है इसमें? इसमें लिखा है कि पिछले 4-5 महीनों से अनुमानित कर से कम उगाही हुई है। ऐसा क्यों? सर जी हमने तो अपनी ड्यूटी पूरी कायदे से निभाई है जी। ये तो है नहीं कि हम खड्डा खोद कर उनको कर देते रहे। हमने पूरी चौकसी बढ़ा रखी है सर जी, आप खुद चलकर देख सकते हैं। इसी बहाने आपकी सैर भी हो जाएगी। ये ठीक है। चलिए जी आइए। साहब गाड़ी आई है। अबे किसकी है? सेठ परमानंद जी की। सर जी एक रसीद काट देता हूँ फिर चले। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा सरकार गणपत है। क्या करते हो? गाड़ी बाना सरकार, नमक की ढलाई करते हैं। ये लाइसेंस तुम्हारे नाम पे है? अरे नहीं नहीं साहब, ये तो मालिक के नाम पे है। हम तो बस गाड़ी बान है। रोज आते जाते हो यहाँ से? नहीं सरकार, हफ्ते में 2 या 3 दिन। अगर ज्यादा माल हो तो 4 से 5 चक्कर लग जाता है। ठीक। इधर आओ। 120। बदलू सिंह जी। बोरी की गिनती की? अरे सर जी पहले तो सब कुछ ठीक होता है, आप कहते हैं तो करवा देते हैं। अरे राम से नहीं, जा बोरियां की गिनती करके आ। ठीक है साहब। राम से नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं सर जी, अरे जा जा तू करके जा। साहब बस अभी गिन के आते हैं। बदलू सिंह जी लाइसेंस दिखाना। ये लीजिए। साहब 30 बोरी बा। अरे राम से नहीं, 30 नहीं 25। साहब 30 बोरी बा। अबे राम से नहीं 25। साहब 30 बोरी बा। अबे पर्ची में 25 लिखा हुआ है यार। पर साहब गाड़ी में 30 बोरी बा। 30 25। अबे साले हरामखोर, अरे चोरी बदल करता से। है। हजूर, हजूर, हमें कुछ मालूम नहीं हजूर। हम तो बस गाड़ी बान है हजूर। हमारा काम तो गाड़ियों घाट से लाना ले जाना है। गाड़ी तो घाट में पहले से लदी रहती है हजूर। हम तो अनपढ़ आदमी है हजूर। सर जी चौधरी कर रहे सर में। अरे बदलू सिंह, क्या करें इसका? वो करना है क्या जी, 5 बोरियों का चालान कर देते नहीं हैं। हजूर, ऐसा मत करना हजूर। मालिक चलान का पैसा हमारी पगार से काट लेंगे हजूर। अच्छा रोना बंद करो। एक काम करो जी। इसकी 5 बोरियां जब्त कर लो। नहीं हजूर, जाओ। बोरी जब्त मत करना हजूर। मालिक कोड़े मार मार कर हमारी जान ले लेंगे हजूर। हम गरीब आदमी से। अरे बस, क्या करें इसका? अब तो आप ही बताएं जी। एक काम करो जी इसका लाइसेंस जब्त करो जी और इसके मालिक को नोटिस भेजो जी। कि 2 गुना चालान भरे और अपना लाइसेंस लेकर जाए। जी। चलो जाओ। सर जी गलती होगी जी, आगे से नहीं होगा ऐसे। कोई बात नहीं जी। लेकिन आइंदा ध्यान रखिएगा। जी बिल्कुल। चलें। आइए। चलिए सर जी चलिए। आइए। सर जी यहाँ से 2 मील पूर्व घाट है जी। नदी के द्वारा नमक आता है और घाट पे उतरता है। गाड़ियों से उसकी ढुलाई होती है जी। ये सड़क कानपुर जाती है जी। पुल से लेकर घाट तक एक संकरा रास्ता निकलता है जो दोनों को आपस में जोड़ता है। बदलू सिंह जी क्या उस तरफ जा सकते हैं? बिल्कुल। अरे संकरा रास्ते चलते हैं जी। चलिए। आइए जरा संभल कर भी। आइए। बदलू सिंह जी वहां कुछ लोग हैं। अरे सर जी आदिवासी गांव के लोग होंगे, जानता हूं मैं उनको। हाँ इन्हें बुलाओ इधर। जाओ। जी इधर आओ। अरे इधर आओ, डरो मत। नए साहब आए, आ जाओ आ जाओ। अरे आओ, अरे डरो मत, आ जाओ। सर जी कौन हो तुम लोग?
मजदूर आदमी है साहब, नमक की धुलाई करते हैं। क्या करते हो? नमक की धुलाई। इन थैलों में क्या है? कुछ नहीं साहब, अरे साहब पूछ रहे हैं, दिखाओ। नमक है साहब, खाने के वास्ते ले जाए हैं। कहां से खरीदा? चोरी किया? चोरी नहीं की है साहब, घाट से बटोरे हैं। घाट से बटोरे हैं? जी साहब। क्यों, घाट तुम्हारे बाप का है? नमक खरीदकर खाने से तुम्हारे प्राण निकलते हैं। कहा साहब, घाट पर इतना नमक है, हम बाजार से काहे खरीदेंगे? हम मजदूर आदमी है साहब, बाजारी नमक खाने की हमारी औकात नहीं है। हम दोनों गुनाह किए साहब। अरे तुम्हें पता नहीं, घाट से नमक चुराना गैर कानूनी है। काहे साहब? गैर कानूनी है। कान खोलकर सुन लो, आइंदा ये हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए, वरना टांगे तोड़ दूंगा, समझे? चलो बदलू सिंह। चलिए। घाट मेरे बाप का नहीं तो क्या तेरे बाप का है? आए पड़े कानून वाले। चलो भाई चलो, इस संसार से धर्म कर्म तो उठ गया। बदलू सिंह, जी सर जी। ये इन आदिवासियों के कुल कितने मकान होंगे? सर जी वो ही मिला 100-150 होंगे जी। यानी कि हर महीने 100-150 किलो नमक यूं ही। क्या कहा सर जी? कुछ नहीं, तुम राम सिंह को बुलाओ। अरे राम से नहीं, कहाँ मर गया इधर आ। राम सिंह, आप दोनों कान खोलकर सुन लो। जी यहाँ की चौकसी बढ़ा दो। जी ध्यान रहे, एक भी नमक का ठेला यहाँ से वहां बिना चुंगी काटे नहीं जाना चाहिए। जी सर। समझे? ठीक है साहब। चलो जाओ। चलो राम से नहीं, लग जा लाइन पे। सर जी, एक हफ्ते पहले जो बोरियों चोरी करते हुए लोग पकड़े गए, आज फिर पकड़े गए। सबको अंदर करो। अभी करता हूँ सर जी। चोरी छिपे गाड़ी लेके जाता रहा, हमने खुद पहुंच लिया। शाबाश, 2 गुना चालान काटो, जाओ। जी साहब। अरे साहब, पकड़ो, पकड़ो, अरे राम से नहीं, अबे रुक जा यार। थक गए भाई, इधर आ जा। थोड़ी देर आराम, बहुत देर आता है। इधर आ जा यार, चले गए। अरे चले गए बैठ जा। साहब, हमें लगता है हमारी धर्म चढ़ गई। धर्म ये क्या होता है? अरे नाभी अटपटा चना, चटपटा चना, अटपटा चना, चटपटा चना। चना है बेजोर बाबू, खाओ हर रोज। है चना है बेजोर बाबू, खाओ हर रोज। नींबू मिर्च मसाला है, नमक भी। अबे इधर हाँ, बैठो इधर। कौन सा नमक रखते हो भैया? नमक बाबू। अबे दला साहब, हाँ, ये नमक कुछ ठीक नहीं लग रहा। अबे नमक रखते हो, टैक्स तो बनता है। जल्दी से पर्ची दिखा, नहीं तेरा चालान काटूंगा। ए बाबूजी, हाँ, क्या हुआ? ए चना उना बेच के 2 वक्त का रोटी कमाते हैं। कोनो गलती हो गया तो माफ कर दो बाबूजी। अबे हराम खोर, कब से दुड़ा रहा है, सांस चढ़ी हुई है। कुछ तो करना पड़ेगा ना बेटा। हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा। एक नंबर मसालेदार चना खिलाएंगे बाबू। अरे चल, चना ही खिलाओ भाई तू। टन टना जाएंगे आप एकदम। हाँ, नमक भी डालना साहब। साहब, अच्छा ये साहब हैं। अच्छा, अरे भाई, वाह, चना तो तेरा बड़ा जोर गर्म है। हाँ। सूखा चना ही खिलाएगा। पानी ले आओ। अबे पानी नहीं हरामखोर, बाबू। पानी नहीं। अब मेरा मतलब शाम को ओ बात है। हाँ, बाबूजी कहा है, पैर दीजिए। हाँ, कहा है कि हमारे बड़के भैया है ना, बड़के भैया। बड़ा भैया, ओहो, अच्छा। वो शाम को ताड़ी लगाता है। ताड़ी? हाँ,
और शाम को आज बस्ती में छोकरबाजी भी है। छोकरबाजी? हाँ, शाम को आइए, पेट भर के ताड़ी पीजिए और छोकरबाजी का आनंद लीजिए। अरे राम से नहीं, जा इसको 2 बड़ी नमक की दे दे। अरे जा ले जा नमक। चल बाबू, तो नया वाला बोली चाहिए। जनता से पूरा टैक्स कमवला, जनता से पूरा टैक्स कमवला। कैला तू बड़ा बवाला, निकली ना पट्टिया हमारे दरोगा बाबू, कैली ना पट्टिया हमारे दरोगा बाबू। कैला तू बड़ा अत्याचार दरोगा बाबू, कैला तू बड़ा अत्याचार दरोगा बाबू। निकली ना पट्टिया बुझलाना तन को मोर कर दिया, बुझलाना तन को मोर कर दिया। रोटिया से हमरे छिलला नमकिया, रोटिया से हमरे छिलला नमकिया। भर देला सरकारी खजनिया, भर देला सरकारी खजनिया, भर देला सरकारी खजनिया, भर देला सरकारी खजनिया। निकली ना पट्टिया हमारे दरोगा बाबू, निकली ना पट्टिया हमारे दरोगा बाबू। कैला तू बड़ा अत्याचार दरोगा बाबू, कैला तू बड़ा अत्याचार दरोगा बाबू। कैला ना पट्टिया हमारे दरोगा बाबू। तो इस तरह दरोगा वंशीधर ने 6 महीने के भीतर अपनी कार्यकुशलता और उत्तम व्यवहार से अफसरों का मन मोहित कर लिया। छोटे बड़े हर तरह के व्यापारी से कर वसूली में जरा भी कोताही नहीं की और नमक की कालाबाजारी पे भी रोक लगाई। अनुमानित कर से ज्यादा धन एकत्रित किया और सरकार की निगाह में आ गए। अब उसको अफसर बहुत जानने लगे थे, उस पर विश्वास करने लगे थे। उसका कार्य क्षेत्र बढ़ाते हुए उन्हें कई नई जिम्मेदारियां दी गई। जाड़े के दिन थे, रात का समय, नमक के सिपाही और चौकीदार नशे में मस्त थे और नमक के दफ्तर से ठीक 1 मील दूर एक नदी बहती थी, उस जिसपे नावों का एक पुल बना हुआ था। और इधर दरोगा साहब किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे कि अचानक उनकी आंख खुली। उन्हें नदी के बहाव की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। कूद बैठे, इतनी रात गए गाड़ियां पुल के पार क्यों जाती हैं? अवश्य ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। उन्होंने अपनी वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बातों ही बातों में अपना घोड़ा दौड़ाए पुल पर आ पहुंचे। बहादुर सिंह आया, सदी आया। बहादुर सिंह जी, ये इतनी सारी गाड़ियां किनकी हैं? पता नहीं जी। अरे तो पता करो ना। अभी रुकता रोको इन्हें। अरे आओ इधर। सर जी,
गाड़ियां किन की हैं? जी पंडित आलोपीदीन की। कौन पंडित आलोपीदीन? जी दातागंज के। अरे सर जी, अरे सर जी जानता हूं मैं इनको। ये इस इलाके के बहुत रईस आदमी हैं। यहाँ तक कि जब भी अंग्रेज लोग यहाँ शिकार करने आते हैं तो इन्हीं के मेहमान होते हैं। जरा संभल कर आइए। चलिए। देखो कहाँ जा रही है ये गाड़ियां? जी कानपुर। और इन गाड़ियों में क्या है? मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं, क्या इनमें? अरे चुप क्यों करके? मैं तुम्हें पूछ रहा हूं, क्या इसमें? बदलू सिंह जी। देखो जरा। अभी देखते हैं। अरे सर जी, इनमें तो नमक भरा पड़ा है। इनके कागजात? जी मालिक पिछली गाड़ी में है, मैं अभी बुला कर लाता हूं। मालिक, मालिक। संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज। धर्म, नीति, न्याय, ये सब लक्ष्मी के ही खेल खिलौने। आशीर्वाद दरोगा साहब। नमस्कार। हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो हमारी गाड़ियां रोक ली गई? हम ब्राह्मणों पे तो कृपा दृष्टि रखनी चाहिए। सरकारी आदेश। हम नहीं मानते, ना ही सरकार को और ना ही सरकारी आदेश को। हमारे लिए तो आप ही ना सरकार हैं, और हमारा और आपका तो घर का मामला है। आपने नाहक कष्ट उठाया, हम स्वयं आपके पास आने वाले थे। और ऐसा कभी हो सकता है कि घाट पर जाए और घाट के देवता को भेंट ना चढ़ाए? सुनिए, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों में अपना ईमान बेच दें। फिलहाल इस वक्त आप हिरासत में हैं। कल सवेरे कायदे से आपका चालान कर दिया जाएगा, और इससे ज्यादा हम क्या कहें। बदलू सिंह जी। आप गिरफ्तार कीजिए इन्हें। उदंड है, अल्लड़ है, मोह माया के बंधन में पड़ा नहीं है अभी। दरोगा साहब, ऐसा ना कीजिए और बताइए, हम आपसे बाहर हैं क्या? पंडित जी, आप बेकार की बात कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं। कागजात दिखाइए, शाम से जाइए। भला मैं कौन होता हूं आपको रोकने वाला? लाला जी, जी। दरोगा साहब को 1000 रुपए। 1000 नहीं, 1 लाख भी नहीं। ठीक, 5000 ले लीजिए। क्या बकवास किए जा रहे हैं आप? 7000। अरे बस कीजिए। रुकिए। ये लीजिए 15,000 रुपए। इससे ज्यादा हमारा साहस नहीं। बाकी आपको अधिकार। बस कर, इतनी देर से तुझे समझा रहा हूं, तुझे समझ में नहीं आ रहा। बदलू सिंह जी। गिरफ्तार कर इसे। फालतू बात के लिए मेरे पास समय नहीं है। दरोगा साहब, ऐसा ना कीजिए, हम मिट्टी में मिल जाएंगे, हमारा मान सम्मान सब तबाह हो जाएगा। और बताइए, ऐसा करके आपको क्या मिलेगा? चलिए, हम 25,000 में निपटारा करने को तैयार हैं। संभव नहीं है। 30,000 ले लीजिए। बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये लीजिए। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख भी नहीं। बदलू सिंह जी। गिरफ्तार कर इसे। जी। दुनिया सोती थी, पर दुनिया की जीभ जागती थी। सुबह सवेरे जिसे देखो सबके मुंह में यही बात सुनाई देती थी। हर कोई पंडित जी के व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था।
निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो समाज से किसी पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचे बनाने वाला अधिकारी वर्ग, रेलगाड़ी में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग और नकली दस्तावेज बनाने वाले सेठ साहूकार सभी आश्चर्यचकित थे। इसलिए नहीं कि पंडित अलोपी दीन ने यह काम किया था, बल्कि इसलिए कि पंडित अलोपी दीन पकड़ा कैसे गया। इतना रईस आदमी जो पूरी दुनिया को अपनी जेब में रखता हो, आखिर वो कानून के शिकंजे में आया कैसे? अगले दिन पंडित अलोपी दीन हाथों में हथकड़ी, दिल में गलानी और चेहरे पे लज्जा लिए जब अदालत पहुंचे तो पूरी अदालत में हलचल मच गई। केस नंबर 465 बिमला की मर्डर केस। केस नंबर 321 रमेश की साइकिल चोरी। केस नंबर अरे आज इन 400 सब की तारीख ले लो। आज सबसे महत्वपूर्ण केस है पंडित अलोपी दीन का, और कल एक मैंने गवाह तैयार करवाया था। वो कहाँ है? सर वो वहां खड़ा है। वो वहां क्या कर रहा है? बुलाओ उसे इधर। ओ भाई साहब, अरे आइए, अरे जल्दी आइए ना। आ रहे आ रहे। सर गवाह। हाँ नमस्ते। क्या नाम है तुम्हारा? मनोहर। हाँ मनोहर, याद आ गया। मनोहर, कल जो तुम्हें मैंने बताया था वो सब याद है ना? जी सर। पक्का? हाँ जज साहब के आगे बिल्कुल निडर होकर बोलना। मैं वही बात बोलूंगा जो तुम्हें बताया हुआ है। ठीक। पूछूं एक बार दोबारा से? पूछे पूछे पूछे। अच्छा, क्या नाम है? मनोहर। मनोहर, क्या काम करते हो? गाड़ी चलाते हैं पंडित जी के यहाँ पर। हाँ, जिस समय पंडित जी की गाड़ियां पकड़ी गई उस समय तुम क्या कर रहे थे? उस वक्त भी गाड़ी चला रहे थे। फिर क्या हुआ? दरोगा जी आए, गाड़ी रोक दिए, फिर? पूछने लगे गाड़ी किसका? हाँ, हम कहे पंडित अलोपी दीन जी का गाड़ी। हाँ। दरोगा जी पूछने लगे गाड़ी कहाँ जाएगा? हम कहे कानपुर जाएगा। फिर दरोगा जी कहने लगे कि गाड़ी में क्या है? तो हम हो गए चुप। आगे भी तो बोल। हम कुछ ना बोले, सीधा मालिक को बुला लाए। फिर मालिक आए। फिर मालिक आते ही दरोगा जी के ऊपर नोटों की बौछार करने लगे। 5,000, 7,000, 10,000, 15। धत तेरे की, झूठ बोलता है। एकदम सच। अरे बेवकूफ, जो कल तुझे मैंने बताया था वो बोल। मिस्टेक हो गया। हाँ, जो आप बताए थे तो हम गाड़ी लेके जा रहे थे। दरोगा जी आए, गाड़ी रोक दिए, कहने लगे चोरी छुपे गाड़ी लेके जा रहे हो? पंडित जी कहने लगे नहीं, हम तो आप ही के पास आ रहे थे चुंगी जमा करने के लिए। तो दरोगा जी कहने लगे नहीं, झूठ कह रहे हो, चोरी छुपे गाड़ी लेके जा रहे थे। तो पंडित जी कहे हम प्रतिष्ठित लोग हैं, हम काहे चोरी करेंगे? तो दरोगा जी कहे जमींदारी का दोष हमें ना दिखाओ, और गिरफ्तार कर लिए। इसका बयान दर्ज करवाओ, स्टैंप लेकर। चल, इतना प्रैक्टिस करवाया सब भूल गया। मिस्टेक कभी कभी हो जाता है। सीधा खड़े रहो। गाड़ी चलाते हैं, कोनो नौकरी नहीं करते हैं तुम्हारे पास। क्या नाम है? मनोहर। आज तुम बैठे हो? अरे साधु जी कहाँ है? नमस्ते मिश्रा जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। साधु नहीं, आज हम ही हैं। यहाँ भी और वहाँ वकील साहब के साथ भी। चौबे, अरे मिश्रा जी, आते आते। आइए आइए। साधु जी को क्या हुआ? अरे साधु जी का कुछ ना हुआ, हमार बीवी को हुआ है लड़का। इसलिए साधु जी ससुराल गए हैं। लड़का इनकी बीवी को हुआ है, ससुराल गए हैं साधु जी। गजबे है। अरे मिश्रा जी अब क्या बताए, वकील साहब है कि मानते नहीं है, कहते हैं बड़ा इम्पोर्टेंट केस है। थोड़ा हमारा सिफारिश कर दो ना, परमानेंट हो जाएंगे हम भी। हाँ, कर देंगे ना, स्थान दो हमको पहले। अरे ये ला। हाँ भैया कहाँ थे हम? वो तिरबंकिया मोड़। चौबे, चौबे 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 चौबे। कभी तो जी लगाओ। जी लगा देते हैं चौबे। अब तक खुश? अभी भी नहीं लगाया। चौबे जी। अलोपी दिन का केस लड़ रहे हो बच्चू? हाँ, अब क्या करे भैया, हमें तो रोज कुआं खोदना पड़ता और उसमें से पानी निकाल कर पीना पड़ता है। आपकी तरह नहीं है ना सरकारी वकील,
हाँ, कि बहुते कुएं बात। के ऊपर ही आसानियां बना बैठे हैं। बहुते बात आ रहा, सरकारी वकील हो गया, ससुर गले का फांस हो गया। क्या हो गया? ये देखो ना, ये देखो, ऐसा ऐसा लौंडा लपाड़ों के केस लड़ने पड़ते जिसमें ना कोई दम है ना ढेरे भर का कमाई। चांदी तो तुम्हारी है बच्चू, तो लेकिन चौबे एक बात हमको समझाओ। हाँ, ये पंडित आलोपी दिन चंगुल में कैसे फंसा भाई? किस्मत मिश्रा जी, किस्मत। हाँ। अगर आदमी की किस्मत खराब हो ना, हाँ। आदमी चाहे ऊंट पे बैठ जाए, कुत्ता काट लेता है। लेकिन चौबे उस कुत्ते को एक कटोरी घी जरूर पिलाना। मिश्रा जी, कुत्ते को घी भी कहाँ हजम होता है। खैर छोड़िए, आप अपने विभाग के बारे में बताइए ना, क्या चल रहा है कौन उसमें? विभाग? कौन विभाग? इतना बड़ा केस लड़ रहे हैं, कौन विभाग? नमक विभाग। हाँ। अरे पूरा विभाग में सिर्फ यही चर्चा है। देखो, एक नंबर का बेवकूफ आदमी है। अरे इतनी भी अक्ल नहीं है कि डंडा कहाँ घुमाना है। नमक विभाग के दरोगा और नमक के व्यापारी को पकड़ के अंदर कर दिया। भैया ऐसे ही पकड़ पकड़ के व्यापारियों को अंदर करते रहोगी तो सरकार का कारोबार कैसे चलेगा? ये सरकार कहती है नमक बेचेंगे, कौन बेचेगा नमक? चौबे बेचेंगे कि मिश्रा जी? बताइए। नहीं बताइए, जज साहब बेचेंगे नमक? अरे बताइए ना। ये आलोपी दिन जैसे व्यापारी नमक का कारोबार करेंगे, सरकारी खजाने में धन भरेंगे, तभी ना हम लोग वकील वकील दरोगा दरोगा खेलेंगे। हाँ, अब हमारा मुंह मत खलवाओ। हम जानते हैं कि तुम ही जीतोगे, लेकिन इतना आसानी से नहीं जीतने देंगे। कह देते हैं कमर कस लो, छाती चौड़ी कर लो। हाँ चौबे जी, हे मिश्रा जी, तुम्हारी इन्हीं बातों पे हम फिदा हैं। हाँ। आपका भी इंतजाम किए। करना पड़ेगा चौबे, करना पड़ेगा। अकेले अकेले खाओगे ना तो कह देते हैं तुमसे हजम नहीं होगा। हाँ, हमारी बात को ध्यान में रख लेना। बस मालिक आ गए। मालिक, दरोगा साहब, राम राम। ना मालिक ना, यूं मायूस चेहरा मत बनाइएगा। अगर आप मायूस चेहरा बनाएंगे हम तो खड़े खड़े ध्वस्त हो जाएंगे भाई। हमने सब इंतजाम कर दिया है, बस 2 मिनट अंदर गए और 2 मिनट में बाहर। अरे कोई कुर्सी लगाओ। आइए पंडित जी, मालिक आए हैं। आओ आओ पंडित जी। अरे भाई साहब, स्टाम्प पेपर दीजिए ना। खैरिए सर, आलोपी दिन जी आए हैं। सही दीजिए इनको। जल्दी करना सर। सर नमस्ते सेठ जी, हम वकील साहब के असिस्टेंट, और ये हमारे साधु की छोटी सी दुकान है। सर जो बन पड़ेगा करेंगे हम। तेरा बॉस कौन है? नहीं, वो तो आप है ही। हम तो बस ये कह रहे थे एक बार आप सरकारी वकील से मिल लेते। हाँ, जाओ। अरे ओ भाई साहब, अरे स्टाम्प पेपर दीजिए ना। क्या नाम है? वंशीधर। अच्छा, आप ही दरोगा हो? आप अपना काम कीजिए ना। अरे सरकार। मिश्रा जी, अजी आपको बुला रहे हैं। हाँ, अरे जल्दी आइए। क्या है? एलोपी दिन जी आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे वकील साहब। दारोगा वंशीधर जी। हाँ। ये लीजिएगा चार्जशीट। हाँ, एक हमने आपसे गवाहों का फहरिस्त भी मंगाया था। जी। ये लीजिए। ऐसा कीजिए, इसका नकल करा लीजिए, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। नकल करा के जी। मिलते हैं। ओ भाई साहब, ओ दुकान पंडित जी प्रणाम। मिश्रा जी, इसकी नकल कीजिए। पंडित जी, ये हैं मिश्रा जी, सरकारी वकील, हमारे प्रतिद्वंदी। चौबे, प्रतिद्वंदी काहे को बोलते हो? हाँ पंडित जी, हम तो आपके सेवक हैं। लाला जी, मिलियंस। आइए मिश्रा जी, आइए। इधर आइए, इधर। क्या वो क्या है ना कि जादू वाला झूला। अच्छा, एक बात कहिएगा उनसे कि हम अदालत के बाद उनसे मिलेंगे। हाँ? जी बिल्कुल। ठीक है। अरे वकील साहब। हाँ। अरे ये लीजिए। ये क्या है? क्या है मतलब? अरे गवाहों की फहरिस्त है। मंगाई थी ना आपने? गवाहों की फहरिस्त मंगाई और थी। ये क्या करें इसका? क्या करे मतलब? हाँ, क्या अरे करें? कोर्ट में नहीं दिखाएंगे? हाँ, कोर्ट में दिखाएंगे,
लेकिन अभी तो कोर्ट शुरू होने में वक्त है। ऐसा करते हैं, हम चाय पी के आते हैं, जब तक ये रखिए। हाँ, आप इंतजार कीजिए हमारा, ठीक है? अरे क्या इंतजार कीजिए, चलिए कोर्ट का समय हो गया है। बस हो गया। आप लोगों का ना यही समस्या है, हर बात में जल्दी, हर बात में जल्दी। अरे आपसे हमसे अदालत नहीं चलता है। जज साहब आएंगे, कुर्सी पर बैठेंगे, तब ना अदालत शुरू होगा। अभी जज साहब के आने में वक्त है, इतना आप इंतजार कीजिए, हम चाय पी के आते हैं। लेकिन केस नंबर 439 आलोपी दीन बनाम स्टेट हाजिर हो। आइए पंडित जी, आइए। वकील साहब, ओ वकील साहब। हाँ, अरे हाँ क्या, चलिए समय आके हुआ है। हाँ, किसका समय? अरे कोर्ट की आवाज बढ़ गई है, आइए। कोर्ट का आवाज बढ़ गया। हाँ। चलिए चलिए चलिए, आप तो चलिए। ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, परेशान मत होइए। न्याय के दरबार में धर्म और धन के बीच युद्ध ठन गया। वो न्याय का दरबार था, लेकिन उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दरोगा वंशीधर चुपचाप अदालत में खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा ना कोई बल था और ना ही स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे पर लोभ से डामाडोल, और जज की कुर्सी पर बैठा था मुझ जैसा कोई मस्खरा। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलोज, मेरे ख्याल से इस केस में कुछ खास दम है नहीं। दारोगा वंशीधर एक काबिल और ईमानदार सरकारी मुलाजिम है। अभी 6 महीना पहले ही इन्होंने नमक विभाग के दारोगा पद पर कार्यभार संभाला है, और इनकी काबिलियत का सबूत हाँ, कंपनी सरकार की ओर से आई हुई ये चिट्ठी है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि कंपनी सरकार इनके काम से बहुत खुश है। और इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि पंडित आलोपी दीन जी को इन्होंने नमक की चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। और यही नहीं, इन्होंने एक सरकारी मुलाजिम को, पंडित आलोपी दीन जी ने एक सरकारी मुलाजिम को रिश्वत तक देने की कोशिश की है। दरोगा वंशीधर, क्या सरकारी वकील सच कह रहे हैं? जी सर। क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं? नो सर। यू में प्रोसीड। शुक्रिया। जज साहब, पंडित आलोपी दीन दातागंज के प्रतिष्ठित जमींदार हैं और इसके साथ साथ नमक के बहुत बड़े व्यापारी हैं। पिछले 3-4 सालों में नमक के व्यापार के लिए सबसे अधिक बोलियां लगाई और नियमित रूप से सरकार को टैक्स देकर लाखों का फायदा दिया। इनका व्यापारिक साम्राज्य तो इतना बड़ा है कि मिस्टर वंशीधर का यह कहना कि ये चंद बोरियां चोरी छिपे ले जा रहे थे बेबुनियाद है, अविश्वसनीय है। खैर, मैं इनसे चंद सवाल करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत। शुक्रिया। हाँ तो मिस्टर दारोगा, पंडित जी ने नमक की चोरी क्यों की? वकील साहब, ये सवाल आप पंडित जी से पूछिए। मैं आपसे पूछता हूँ। मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम। सवाल ये नहीं है कि पंडित जी ने नमक की चोरी क्यों की, सवाल ये है कि पंडित जी नमक की चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। सवाल है वकील साहब, सवाल है। इतने बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति को, जिनके नाम से मठ मंदिर चलाए जाते हैं, विश्वविद्यालय चलाए जाते हैं, उन्हें नमक की चंद बोरियां चोरी करने की क्या जरूरत पड़ी? बोलिए, मैं आपसे पूछता हूँ, बोलिए। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम। अच्छा, तो आप फिर ये बताइए कि जिस समय पंडित जी की गाड़ियां पकड़ी गई उस समय पंडित जी गाड़ी में थे? जी बिल्कुल, वे गाड़ी में ही थे। और जब मैंने इनसे लाइसेंस मांगा तो इन्होंने साफ देने से इनकार कर दिया। तभी आपने इन्हें मारा, शरे बाजार इनका जुलूस निकाला? ये सच नहीं है। यही सच है। जैसा ये वो दस्तावेज हैं जो इस बात को पुख्ता करते हैं कि पंडित जी के पास यहाँ के 70% नमक के व्यापार का लाइसेंस प्राप्त है, और ये कोई भी सरकारी महकमे से बात नहीं छुपी हुई। फिर नमक का लाइसेंस मांगने का सवाल कहां उठता है? वकील साहब, लाइसेंस देखना मेरी ड्यूटी है और वही मैंने किया। मुझे लगा कि परमिट से ज्यादा गाड़ियां पास हो रही हैं। फिर झूठ बोल रहे हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं। जज साहब, ये वो रसीदें हैं जो अन्य चुंगी पोस्टों पे काटी गई।
क्या आपकी ही चुंगी पोस्ट पर आकर चुंगी नहीं काटनी थी? हो सकता है कि दूसरे चुंगी वाले इनसे रिश्वत लेते हो, जैसे इन्होंने मुझे देने की कोशिश की है। अरे बेबुनियाद बात करते हैं आप कहते हैं कि केवल इस संसार में आप ही एक ईमानदार हैं, बाकी सब बेईमान। सच बात तो यह है कि रिश्वत इन्होंने नहीं दी, रिश्वत आपने मांगी, और रिश्वत ना मिलने पर आपने शरीफ व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसकी प्रतिष्ठा गिराई है, बल्कि सरकार को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। यह सरासर झूठ है। मैंने इनसे कोई रिश्वत नहीं मांगी। जज साहब, मैंने हमेशा अपनी ड्यूटी को अपना धर्म माना है और उसे पूरी ईमानदारी से निभाया। रिश्वत का आरोप एकदम झूठा है, बेबुनियाद है। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि आरोपी मैं हूं कि आलोपीदीन। मैं इस कटघरे में क्यों खड़ा हूं? जो सवाल आलोपीदीन को पूछने चाहिए मुझसे क्यों पूछे जा रहे हैं? यह मुकदमा नमक की चोरी का है, नमक की चोरी को रोकने का। मिलोड, मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि दारोगा वंशीधर एक काबिल और ईमानदार सरकारी मुलाजिम है। अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने अनुमानित कर से ज्यादा की वसूली की है और इनका चाल चलन भी हमेशा सरकार के पक्ष में रहा है। जज साहब, हम मानते हैं कि शुरुआती दौर में मिस्टर वंशीधर ने अच्छा काम किया और सरकार के हाथ को मजबूत किया, लेकिन इन जैसे अफसरों को यह भी सोचना चाहिए कि अपनी अफसरशाही की आड़ में ऐसी झूठी और जलील हरकत दोबारा ना करे, जिससे कि सरकारी आमदनी को बड़ा नुकसान पहुंचे। पंडित जी जैसे बड़े बड़े लोग सरकार की आर्थिक कारोबारी में हिस्सेदारी रखते हैं। तो जज साहब, मैं न्यायालय से गुजारिश करता हूं कि आप उचित फैसला लीजिए। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध सारे आरोप झूठे हैं। यह बड़े भारी आदमी है। अब यह बात अविश्वसनीय है कि यह इतने छोटे से लाभ के लिए इतना बड़ा कष्ट करे, और अदालत दरोगा वंशीधर के काम से भी प्रसन्न है। परंतु हमें खेद है कि इनके अविचार और औदंडता के कारण एक भले आदमी को कष्ट झेलना पड़ा। अदालत दरोगा वंशीधर को चेतावनी देती है कि आगे से वो अपनी सीमा में रहें, और पंडित आलोपीदीन जी को बाइज्जत बरी किया जाता है। अदालत की कार्रवाई समाप्त होती है। बधाई हो पंडित जी, बधाई हो। चलिए। सर जी चले, आइए। अरे सर जी, इधर नहीं, इधर पीछे आइए। ठेंगा दिखवलस पैसा के नतिया, ठेंगा दिखवलस पैसा के नतिया, ठेंगा दिखवलस पैसा के नतिया, ठेंगा दिखवलस पैसा के नतिया। कोड़ी बिकाइल सच के मूर्ति, हाजी सच के मूर्तिया, कोड़ी बिकाइल सच के मूर्तिया, सच के मूर्तिया। तीन धर्म को न सोच विचार, तीन धर्म को न सोच विचार, तीन धर्म को न सोच विचार, तीन धर्म को न सोच विचार। दरोगा के पहिला रामा बेटा, रामा बेटा, रामा बेटा, रामा प्रणाम बाबूजी।
कैसे हैं आप? ठीक हूं। तुम्हारा सफर कैसा रहा? ठीक था। सामान अंदर रख दो और हाथ मुंह धो लो। जाने से पहले कितना समझाया था तुम्हें, मनमानी करते हो बस। मनमानी की है मैंने? कहां मनमानी की है मैंने? मनमानी तो आलोपी दीन कर रहा था, चोरी छिपे गाड़ियां ले जाकर। मनमानी तो सरकार कर रही है, वो सरकार जिसके बनाए हुए कायदों का मैं पालन कर रहा था। मनमानी कर रहा था मैं। क्या उस समय मनमानी नहीं थी जब गरीब मजदूरों को धमका रहा था? उस वक्त जब घाट के कीचड़ से नमक बटोर रहे थे खाने के लिए, तब तो शाबाशी दी, धमका दिया। और ये आलोपी दी। हर आई लक्ष्मी को ठुकराए हो तुम। ठीक नहीं किया ये तुमने। हम यहां इस बुढ़ापे में कलवार और कसाई के तकादेस हैं और वहां सिर्फ सूखी तनख्वाह। अरे मैंने भी तो नौकरी की है, जिंदगी भर की है। भले किसी ओहदे पर ना सही, लेकिन जो काम किया दिल खोल कर किया। ईमानदार बनेंगे। अब इस ईमानदारी को हथेली पर रखकर चाटना तुम, और इस ईमानदारी से अपना ये पेट भर लेना। ये खूब है। घर में भले अंधेरा हो, लेकिन मस्जिद में जाकर दिए जरूर जलाएंगे। ये ईमानदार बनने चले हैं। ये पढ़ाई लिखाई तो तुम्हारी अकारत ही गई, एक धेले की समझ नहीं आई है तुम्हें। जी में तो आता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं मैं। ईमानदारी दिखाने चले। सही कहते हैं आप ठहरे तजुर्बेकार व्यक्ति, और मैं ना समझ। भला धन का निरादर कर कोई कैसे सुखी रह सकता है? धन जो ईमान है, धन जो ईश्वर है। मुझे समझना चाहिए था कि धर्म, नीति, ईमानदारी हमेशा धनवानों के हित में होनी चाहिए। अपने विवेक और बुद्धि को हमेशा धनवानों की सेवा में लगानी चाहिए। बस इतनी सी बात नहीं समझ सका कि एक व्यापारी के गरीबाब पर हाथ डाल दिया, जबकि सरकार खुद एक व्यापारी है। नैहर में बानी का है पूछत नगरिया बोली कुबोली सुनत बीतत मरिया। लई जा गवनवा सैया, लई जा गवनवा, लई जा गवनवा सैया, लई जा गवनवा। भावे ना आंगनवा सैया, लई जा गवनवा। भावे ना आंगनवा सैया, लई जा गवनवा। भावे ना आंगनवा सैया, लई जा गवनवा। दरोगा वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, जिसका मूल्य उसे चुकाना पड़ा। नौकरी से हाथ धोना पड़ा और दुनिया भर की जलालत सहनी पड़ी। धर्म सहम गया, परंतु धन का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। धन ईश्वर के पद पर प्रतिष्ठित होना चाहता था, जिसके लिए आवश्यक था धर्म, नीति और न्याय सब मिलकर धन की सेवा करें। एक सप्ताह के बाद मुंशी जी के द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर रुका। लाल गुलाबी पर्दे, पचैये रंगों वाली बैल, सींगे पीतल जड़ी हुई, आलोपी दीन अपने पूरे दल और बल के साथ पधारे थे। मुंशी जी घर पे हैं? कौन?
पंडित अलोपी दीन जी आए हैं। वो यहाँ क्या करने आए आप? वो आपसे मिलने आए हैं। क्या पंडित अलोपी दीन जी आए हैं? जी मुंशी जी, वो बाहर द्वार पे खड़े आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाहर क्यों खड़े हैं? अरे प्रणाम पंडित जी, प्रणाम। आशीर्वाद आशीर्वाद। हमारे धन्य भाग जो आपने आके दर्शन दिए। आइए पधारिए, आइए पंडित जी, आइए विराजिए। आशीर्वाद दरोगा साहब। अरे कहाँ चल दी? अतिथि का ऐसा तिरस्कार आपके संस्कार में तो नहीं। माफ कीजिएगा पंडित जी, लेकिन इस वक्त मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। फिर भी तनिक रुकिए। प्रणाम मुंशी जी। पंडित जी, अब आपको कौन सा मुंह दिखाएं? मुंह पर तो ये कालिख लगी है। ये लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर ने संतान भले रखे, लेकिन ऐसी संतान कभी ना दे। अरे ऐसा क्यों कहते हैं आप? तो और क्या कहूं ऐसी संतान को? कुल खानदान का नाम रोशन करने वाले ऐसे कितने महापुरुष हुए हैं संसार में, जो धर्म पर अपना सब कुछ निछावर कर दे। दरोगा साहब, इसे खुशामत ना समझिएगा। खुशामत करने के लिए हमें इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं। हमने लाखों अमीर और रईस देखे, हजारों उच्च अधिकारियों से पाला पड़ा है। हमने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया, लेकिन हमें परास्त किया तो आपने। ये तो आपकी उदारता है जो ऐसा कह रहे हैं। इससे जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। वैसे तो ये आपका दास है, इससे जो भी बन पड़ेगा ये जरूर करेगा। आप हुक्म कीजिए। बस कीजिए बाबूजी, और कितना अपने आप को और मुझे अपमानित करेंगे? क्या अपमान किया मैंने तुम्हारा? ये जो काम तुम कराया दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने अपना धर्म किया है पूरी ईमानदारी से। बाहर में कहीं तुम्हारी ऐसी ईमानदारी। मुंशी जी, क्रोध ना कीजिए। सच ही कहते हैं, इन्होंने अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाया। ये उनकी ईमानदारी तो है जो आज आपकी चौखट तक मुझे खींच लाई। दरोगा साहब, उस दिन आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, लेकिन आज स्वयं हम आपकी हिरासत में आए। उस दिन हमने आपसे एक विनती की थी, अगर आज्ञा हो तो एक विनती करें। हम आपको अपने सारे कारोबार का स्थायी मैनेजर नियुक्त करना चाहते हैं। सालाना 6,000 रुपए वेतन, घोड़ा गाड़ी, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर और रोजाना खर्च अलग से। नदी तट पर भी हमने आपसे विनती की थी, आपने स्वीकार नहीं की, लेकिन आज करनी पड़ेगी। जब तक स्वीकार ना कीजिएगा द्वार से नहीं जाएंगे, ब्राह्मण हैं। उठिए पंडित जी। सज धज के आइल धन के बरतिया, सज धज के आइल धन के बरतिया, डोली चढ़ गए सच के मूर्तिया, सच के मूर्तिया, डोली चढ़ गए सच के मूर्तिया, सच के मूर्तिया। सज धज के आए धन के बरतिया, सज धज के आए धन के बरतिया, डोली चढ़ गए सच के मूर्तिया, सच के मूर्तिया, डोली चढ़ गए सच के मूर्तिया, सच के मूर्तिया।
So, ladies and gentlemen, again, a very big round of applause for these artists. Now, may I call upon director of our display, Dr. Chandra Shekhar Prasad ji on the stage. थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप सब आए। भरत मुनि कहते हैं कि दर्शक नाटक का चौथा स्तंभ है, उनके बिना नाटक का यज्ञ पूरा नहीं होता है। सो आपकी उपस्थिति से यह यज्ञ पूरा हुआ, इसके लिए हम सब कलाकार और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू। मैं देखा कहानी में कई सारे मल्टीपल रोल कर रहे थे। सो नाचने वाली, दूध वाला और आलोपी दीन और क्या था, रावण, ये 4 रोल कर रहे थे। अभिमन्यु एंड ये भी नेशनल अवार्डी है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संगीत नाटक एकेडमी से इनको एंड जज किसान, आदिवासी, सूत्रधार दिनेश बादवा। इस नाटक के जो खूबसूरत गाने आपने सुने, उनको लिखने वाले और जज, सूत्रधार और भी बहुत सारे छोटे रोल में आए हैं ये क्लाउड में, विनोद भारती। और फिर अगेन चना वाला, किसान, आदिवासी, मल्लिक, है ना, एंड पेशकार, हवलदार करमजीत सिंह जग्गा ये है। अजय वो किसान गाड़ीवान इसके रोल में थे। और ढोलक पे शिवम एंड दारोगा साहब रिंकू जैन। एंड पिताजी की भूमिका में जसवीर कुमार। इनको भी, इन्हें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से ये सम्मानित है एक्टिंग में 2014 में संगीत नाटक एकेडमी से। और हमारे प्रिय हवलदार जी ये बहुत, और मेघनाथ, जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, जसविंदर सिंह। एंड इस खूबसूरत गाने को कंपोज करने वाले, गाने वाले, सूत्रधार, वकील चाइनीस गिल मिंका। एंड इनका मुंशी जी, आदिवासी और भी 2 रोल में आए हैं सब। ये बलविंदर सिंह विकी। हाँ मिंका, चाइनीस गिल मिंका नेशनल अवार्डी हैं संगीत नाटक एकेडमी से। इन्हें भी बिस्मिल्लाह युवा पुरस्कार इनको भी मिला है। और लाइट्स पे मैं खुद था, बाकी सब हम ये हमारी छोटी सी सेवा की टीम है। सो थैंक यू चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड कल्चर्स एंड अभिषेक एंड लाइव मेहमानों का। थैंक यू।